तो महज 3 घंटों का इंतजार और क्रेडिट पॉलिसी का हो जाएगा ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इस बड़े इवेंट पर तो नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए फिलहाल किस प्रकार के संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं कि थोड़े मिक्स बैग से संकेत है, लेकिन उतने बुरे नहीं। SGX निफ्टी 71 अंकों की स्ट्रेंथ अब यहां पर दिखाकर कारोबार कर रहा है और 16,500 के काफी करीब आ चुका है। एशियन मार्केट्स में अगर जापानीज मार्केट पर नजर डाली जाए तो यहां पर भी कुछ अच्छी शुरुआत हुई है और 200 अंकों से अधिक की मजबूती दिखाई दे रही है। इनके ग्रोथ के फिगर्स कुछ अच्छे निकल कर आए हैं, उसका सहारा मिलता हुआ बाकी मार्केट्स भी जो धीरे धीरे करके एशिया में खुल रहे हैं वो हरे निशान में खुलने में कुछ कामयाब नजर आ रहे हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो सपाट सुस्त सा कारोबार यहां दिख रहा है, लाल निशान में है, लेकिन 30-21 अंकों की ही कमजोरी दिख रही है। वहीं कच्चा तेल अपने आप को 3 महीने के हाईस के पास $121 के करीब टिकाए हुए है। सोने चांदी में वापस से हम बिल्कुल दायरे का ट्रेड बनता हुआ देख रहे हैं। यूएस इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स पर है नजर। तो आज जिस तरह के संकेत इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं उस पर किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा, कल क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो अच्छी ही दिखाई दे रही है, ऐसी बुरी बात नहीं है। कच्चा तेल तो वहीं पर है, वहां पर भी बहुत बड़े फायरवर्क्स तो है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट हमने रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं। सबसे बड़ा तो हमारा ही इवेंट है जहां तक RBI पॉलिसी है, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा ग्रोथ से रिलेटेड काफी सारे फैक्टर्स हैं। जापान की GDP की आपने बात करी, रिवाइज्ड GDP डेटा है उनका Q1 का, और वो आया है -0.5% पर। पहले ये -1% था, तो उस हिसाब से देखें तो एक इम्प्रूवमेंट जरूर है। इसके लिए आप देख रहे हैं जापान के बाजार भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने देखा जापानीज येन 20 साल के निचले स्तर पर था डॉलर के मुकाबले, वहां से थोड़ा पुल बैक भी उसने करा। तो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जापान के बाजार थोड़े पॉजिटिव हैं। अब यूरोप का GDP डेटा आने वाला है, तो वहां पर भी हमारी नजर है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारी पॉलिसी है जहां पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों की भी अगर आप बात करें तो अगेन यहां पर भी एक ग्रोथ प्ले जरूर था, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, पर पहले इंडेक्स का हाल देख लीजिए। लगातार दूसरे दिन आपने तेजी बनती हुई देखी है। 265 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा। साथ ही 1% की तेजी आपने S&P 500 और नैस्डैक में बनती हुई देखी। 1.5% की तेजी आपने रसल 2000 में देखी। तो एक अच्छी बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली आपने अमेरिकी बाजारों में देखी है। सिर्फ कंज्यूमर स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट थी, इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 3% से थोड़ा नीचे आई है, तो वहां से भी हल्की सी राहत बाजार को मिलती हुई दिखी है। अब क्यों कंज्यूमर स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी है? जो उनका एक बड़ा रिटेलर है टारगेट, उन्होंने अपनी प्रॉफिट गाइडेंस घटाई है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस समय एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड उसको मीट नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में इस इन्वेंट्री को कम करने पर फोकस रहेगा, यानी कि डिस्काउंट पर ये अपना सामान बेचेंगे, क्योंकि डिमांड उतनी मजबूत इन्हें इस समय नहीं दिख रही है। और क्योंकि ये डिस्काउंट पर बेचेंगे, इसलिए इनके मुनाफे पर भी असर पड़ेगा। तो टारगेट की प्रॉफिट गाइडेंस घटाने की वजह से हमने देखा कि टारगेट का शेयर तो फिसला ही, पर बाकी कंज्यूमर शेयर्स भी हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, होम डेपो हो गया, कॉस्टको हो गया, वहां पर भी हमने कमजोरी आती हुई देखी। तो ये एक फैक्टर था। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी है। एनर्जी शेयर्स सबसे ज्यादा आपको आगे आते हुए दिखे थे। और साथ ही यूएस में ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता बन रही है। यूएस की जो Q2 GDP है उसमें अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% से कम रहेगी, 0.9% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। Q1 GDP ऑलरेडी हमने नेगेटिव आती हुई देखी है। तो डर ये बन रहा है कि अगर 2 क्वार्टर्स बैक टू बैक आप नेगेटिव GDP डेटा देखते हैं आते हुए, तो वो ये माना जाता है कि रिसेशन शुरू हो गया है। फिलहाल नेगेटिव GDP Q2 के लिए अनुमानित नहीं है, पर 1% से कम रहेगी। यही अनुमान पिछले हफ्ते 1.3% का था और उससे पहले 1.5% का था। तो जिस तेजी से ये अनुमान कम हो रहा है, अगर Q2 GDP डेटा भी इवेंचुअली नेगेटिव आता है तो आप रिसेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि 2 बैक टू बैक क्वार्टरली GDP डेटा अगर नेगेटिव होता है तो उसे रिसेशन माना जाता है। Q1 ऑलरेडी नेगेटिव रहा है और Q2 GDP लगातार डेटा में अनुमान कट रहा है। तो ये एक आने वाले समय में चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि कल ऑफ कोर्स बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हमने देखा थोड़ी सुस्ती वाला ट्रेड था, पर ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर नहीं होते हुए दिखा। कच्चे तेल में जैसे आप बात करी थी, एलिवेटेड लेवल
लेवल्स पर ही है। 120-121 डॉलर पर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि अमेरिका के कच्चे तेल के जो भंडार हैं उसमें उम्मीद से ज़्यादा बढ़त हुई है, पर इसका इम्पैक्ट बाजार पर नहीं दिखा, क्योंकि जैसा आप बता रही थी मांग अभी ज़्यादा है, सप्लाई थोड़ा टाइट है, तो उसका फैक्टर आप देख रहे हैं कच्चे तेल पर प्ले हो रहा है। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल और अगले साल अमेरिका में पावर डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर रह सकती है। तो अगेन ऑयल एंड मोर इंपॉर्टेंटली गैस के प्राइसेस एलिवेटेड ही रहने वाले हैं, ये बाजार मान के चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर में हल्की रिकवरी आई है, क्योंकि डॉलर ऊंचाई से थोड़ा फिसला है। बेस मेटल्स में आपने दबाव देखा है। और शुगर पर रखिए नजर, रॉ शुगर के दाम 4 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं। बिल्कुल, तो खासा एक्शन हम इक्विटी और कमोडिटी स्पेस दोनों में बनता हुआ देख रहे हैं। दीपांशु, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स ग्लोबल मार्केट की दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, चलिए देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। अब तक की कहानी हमने यही देखी है कि कैश स्पेस में बिकवाली एफआईआईज की तरफ से जारी है और कल भी उसके विपरीत कुछ नहीं हुआ है। 2300 करोड़ के पास की बिकवाली का फिगर ही सामने आपकी स्क्रीन पर है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने हालांकि सपोर्ट लगातार बनाकर रखा है। 1300 करोड़ से अधिक की खरीदारी देखने को मिली है और एफएनओ स्पेस में हम देख रहे हैं लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते बिकवाली हावी हुई है। एफआईआईज की तरफ से 4675 करोड़ के पास की बिकवाली हमने बनते हुए देखी है। तो वैसे तो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक संकेत ग्लोबल मार्केट से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे मार्केट्स में आज किस तरह से रणनीति अपनाकर चलना है, हमारा भी आज बड़ा इवेंट है, इन सब की डिटेल लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज दो चीजें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट के संकेत और दूसरी हमारी क्रेडिट पॉलिसी। तो सर, आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। पहला तो ये कि आज क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, तो पॉलिसी से पहले और पॉलिसी आने के बाद किस प्रकार की ट्रेडिंग की रणनीति अपनाएं, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, पॉलिसी के पहले का तो मैं बता सकता हूँ, पॉलिसी के बाद तो गवर्नर साहब क्या कहेंगे क्या करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जो एक्शन दिखता है वो ये है कि 0.5% ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। ये कमोबेश आम सहमति बन चुकी है और उतना होना चाहिए। अगर 0.5% के बजाय 0.25% बढ़ाया तो बाजारों का रिएक्शन थोड़ा सा उससे ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर 0.5% से कम बढ़ाया तो बाजार थोड़ा सा खुश भी हो सकते हैं। ये तो हो गया एक्शन के बारे में। दूसरी तरफ अगर कमेंट्री की बात करें तो गवर्नर साहब दुनिया भर के माहौल, कच्चा तेल $120, इन सब को लेकर कितने चिंतित हैं, वो आगे का डायरेक्शन तय करेगा। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमने जो एक्शन लिया और आज जो हमने पहले और आज दोनों एक्शन मिलाकर हम देखेंगे कि महीने 2 महीने में चीजें काबू में आएंगी, महंगाई थोड़ी कम होगी, कुछ एक्शन सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर जो लिए, जिससे कि घरेलू बाजारों में जो प्रोडक्ट्स है वो सस्ते हो जाए, इन सब का असर अगर हमें लगता है कि महीने 2 महीने में आ जाएगा और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, अगर इस तरह का स्टेटमेंट वो देते हैं तो वो थोड़ा सा राहत देने वाला होगा। और उसके विपरीत ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कच्चा तेल नीचे आने का नाम नहीं ले रहा और जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक हमारी चिंताएं बरकरार रहेगी, तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। तो दोनों ही चीजें बड़ी इंपोर्टेंट है, एक्शन भी और कमेंट्री भी। उस लिहाज से बाजार की चाल उसके बाद की अलग बनेगी। तो मेरा ये समझना है, दो तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन को बांट लीजिए, प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। तो प्री पॉलिसी तो ठीक है, हम ग्लोबल संकेतों के दम पर चलेंगे। जैसे मार्केट वहां पर जो अमेरिका में रिकवरी आई है हल्की फुल्की, उस रिकवरी का फायदा उठाएंगे और पॉलिसी के बाद इन दो चीजों पर फोकस करके आगे की स्ट्रेटेजी बना दी। ठीक है सर, ट्रेडिंग रणनीति तो आपने समझा दी, लेकिन सर अब ये भी बता दीजिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज के लिए लेवल्स या रेंज कौन सी रहेंगी? देखिए, 16,275, 16,350 ये आपके लिए सपोर्ट जोन होगा पॉलिसी के पहले। पॉलिसी के बाद में 16,125, 16,175 वो थोड़ा दूर का है, इसलिए मैंने नहीं दिया अभी। पहले पॉलिसी के पहले के लेवल्स देख लीजिए, 16,275, 16,350 ये आपका सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तर पर निफ्टी में 16,525, 16,575 दिख सकता है पॉलिसी के पहले। पॉलिसी के बाद देखते हैं, अगर कोई बहुत बढ़िया दमदार पॉलिसी आ गई तो 16,600, 16,650 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, लेकिन वो पॉलिसी के बाद ही होगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,600, 34,800 ये पॉलिसी से पहले एक अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जो आसानी से नहीं टूटने वाला है। और 35,250 से लेकर 35,425 ये पॉलिसी के पहले की हाई रेंज है, जो आपको ध्यान में रखिए। और अगर पॉलिसी न्यूट्रल रही
तो इन्हीं रेंज में हम खत्म कर देंगे बाजार को आज ही, पूरे दिन भर ट्रेड करके इस रेंज के अंदर अंदर। और अगर पॉलिसी में कुछ बड़ा आ गया, अच्छा या खराब, तो फिर इस रेंज से बाहर निकलने की संभावना बनी है। जी नहीं, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। आज के महत्वपूर्ण दिन हमारे दर्शकों को खास तरह से समझाने के लिए कि अब उनको यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकअप करके चलना है। तो क्लियरली सर ने कहा है कि आप आज जो 6 घंटे की ट्रेडिंग रेंज है उसमें समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको पूरा ब्रेकअप करके चलना है, प्री पॉलिसी एंड पोस्ट पॉलिसी। तो इसके मद्देनजर सर ने आपको रेंज बताई है, रिपीट कर देती हूँ, 16,275 350 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी निफ्टी में। 16,525 से 575 ये एक ब्रॉडर रेजिस्टेंस रेंज बनती हुई दिख रही है। कुछ और बेहतर इंडिकेशंस मिलते हैं तो ये रेंज और ऊपर आप कह सकते हैं ब्रीच भी हो सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 34,600 से 800 ये आज नीचे की सपोर्ट रेंज का काम करेगा बैंक निफ्टी में। और वहीं अपर बैंड में 35,250 से 425 सर को लगता है कि ब्रॉडली हम इसी रेंज में आज बाजार को ट्रेड होकर खत्म होते देख सकते हैं। चलिए, अब सर ने ये तो बता दिया कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन हम आज की क्रेडिट पॉलिसी से लगाकर चल रहे हैं जहां तक रेट हाइक का सवाल है। लेकिन जी बिजनेस ने एक्सपर्ट की मदद से एक मेगा पोल आपके लिए करके जुटाया है ताकि आपको समझ में आए कि बाजार क्या मान के चल रहा है और किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। और ये पूरी रिसर्च, पूरे पोल के डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, अब शायद हम ये सवाल तो पूछ ही नहीं रहे हैं कि रेट हाइक होगी कि नहीं होगी, ये जरा बताइए कितनी होगी और इसके और क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं जो आपको अपनी रिसर्च में इस पोल में निकलकर आते हुए दिखाई दिए। डेफिनेटली सही कहा नेहा आपने कि ये तो हमने पूछा ही नहीं कि रेट हाइक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब ये मान के चल रहे कि रेट हाइक तो होने वाला ही है। क्वांटम हमने पूछा था और उसमें भी सबने एक सुर में कहा कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है इस बार होने वाला है। हमने उनको ऑप्शन दिया था कि क्या 20 से 40 बेसिस पॉइंट होगा, क्या 40 से 50 होगा या 50 से 75 होगा। तो यहाँ पे सबका एक सुर में कहना था कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट ये वो क्वांटम है जो इस बार आरबीआई रेट हाइक करने वाला है। तो हमारा अगला सवाल ये था कि चलिए रेपो रेट तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे अभी भी करीब 60% के आसपास के पोल पार्टिसिपेंट्स मान रहे कि नहीं, हो सकता है कि इस बार भी रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हो, जबकि 40% मान के चल रहे कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का आपको रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। अगला सवाल हमारा था कि क्या सीआरआर में आरबीआई कोई बदलाव करेगा, क्या वहां कोई बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पे 80% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि नहीं, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट था स्टैंस को लेके कि क्या आरबीआई इस बार अपना स्टैंस बदलेगा। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग, हमारे 80% के आसपास के पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि हाँ, आरबीआई इस बार अपना स्टैंस बदलने वाला है। अकोमोडेटिव से हो सकता है कि इस बार आरबीआई अपना स्टैंस जो है बदल के न्यूट्रल करे। अगला सवाल इन्फ्लेशन को लेके था कि क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को इस बार बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बड़ी चिंता बनी हुई है। तो यहाँ भी 80% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि हाँ, आरबीआई इस बार अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट को बढ़ाने वाला है। केवल 20% मान रहे थे कि आरबीआई शायद बदलाव ना करे। आखिरी सवाल जीडीपी पे था। देखिए, लगातार जीडीपी के जो इंडिया के ग्रोथ के आंकड़े हैं उसको जो इंटरनेशनल एजेंसी से काटते जा रही है, घटाते जा रही है। तो हमारा सवाल था कि क्या आरबीआई भी घटाएगा। तो यहाँ पे 60% का कहना था कि नहीं, शायद आरबीआई नहीं घटाए, लेकिन 40% अभी भी मान रहे हैं कि शायद जीडीपी का फोकस जो है उसको आरबीआई घटा सकता है। तो इस पोल को अगर एक समअप करके देखें तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो भी बढ़ने वाला है। ये आपको समझ के चलना है और पॉलिसी का स्टैंस आरबीआई का इस बार पक्का बदलेगा। और क्लियरली वो जो आपके ये मेगा पोल है वरुण, उसमें क्लियर बात निकल के आ रही है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की चिंता है महंगाई को काबू लाना, उसी की छाप इस भी मेगा पोल में, महापोल में दिखी है। और वही ऐलान अब सारे एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं, उसी से जुड़े ऐलान हम यहां होते हुए देखेंगे। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल इस महापोल की आरबीआई पॉलिसी आने से पहले दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आपको बता दें कि अब आपको 9:45 से आज, यानी कि चंद घंटों में, ऑलमोस्ट 2.5 घंटों के टाइम फ्रेम से सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ ही रहना है। क्यों, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 बजे आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। उसका विश्लेषण, आपके काम की खबर, पूरी डिटेल और बाजार में किस तरह का मूड मिजाज रहेगा, कैसी ट्रेडिंग रणनीति होगी, आपको क्या करना है, इस सब का होगा खुलासा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ ट्यून इन करिए। क्रेडिट पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज लेकर आएंगे अनिल सिंघवी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर होंगे और उनके साथ एक बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ने वाला है। हमारे साथ होंगे निर्मल बंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा,
साथ ही जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी का साथ भी हमें इस पैनल में मिलने वाला है और भी कई बड़े चेहरे हैं जो इस पैनल का हिस्सा होंगे, जैसे कि सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार जी होंगी और साथ ही मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के महेंद्र कुमार जाजू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप मत जुड़ना भूलिएगा हमारे साथ आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की इस मेगा कवरेज में 9:45 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट भी हमारी है तैयार। खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन रहेगा बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो बताइए कौन कौन से सेक्टर्स एंड स्टॉक्स हैं वो बजिंग रहने वाले हैं और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा? देखिए, सबसे बड़ा इवेंट तो जैसा कि सबको पता है अभी की आरबीआई पॉलिसी है, उसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटीज हैं जो शॉर्ट टर्म एएसएम में आई है, जिसमें मैंगलोर केमिकल है, मोंटे कार्लो है, जो प्राइस बैंड रिवीजन के चलते अच्छा खासा उछाल दिखा गया था कल उनमें। कुछ शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर निकल रही है, जिसमें गोदावरी पावर है, लुमेक्स इंडस्ट्रीज है। अब खबरों पे आईसीसीआई प्रू पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो अप्रैल से मई के बीच में जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो लगभग 62% बढ़कर आती हुई दिखी है। खास करके अब एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इंडोनेशिया के व्यापारी मंत्री हैं उनका एक बयान बढ़िया बयान आते हुए दिखा है कि उन्होंने कहा है कि सरकार कच्चे पाम तेल पर जो टैक्स है वो घटाएगी। वो जो टैक्स जो घटने वाला है वो $575 प्रति टन से घट कर लगभग $488 पर आने वाला है। M&M और स्कॉट्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो टोटल ट्रैक्टर बॉडी के जो आंकड़े हैं वो आते हुए दिखे हैं। तो जो कुल बिक्री है, कुल उत्पादन है, वो उत्पादन लगभग 40.8% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट्स लगभग 50% बढ़कर आता हुआ दिखा है। पंजाब नेशनल बैंक और पीएनबी हाउसिंग पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो पीएनबी हाउसिंग का राइट इश्यू है उसमें उनको आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है कि अब पीएनबी उस राइट इश्यू में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो लगभग 500 करोड़ की उनको बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है पार्टिसिपेट करने के लिए। हिंद कॉपर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें झारखंड की जो सुरदा खदान है उसमें वापस अब काम शुरू हो गया है। केआईओसीएल पर, जिसमें मैंगलोर में पैलेट उत्पादन इन्होंने बंद कर दिया और उसका रीजन ये है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एफआईडी में कोल माइनिंग सेक्टर से लगभग वो 75,000 करोड़ के एसेट बेचने का सरकार का उद्देश्य है। बल्क डील्स में मेरे पास जी एंटरटेनमेंट है, जिसमें एलआईसी ने लगभग 0.02% हिस्सेदारी खरीदी है और ये 6 जून को ओपन मार्केट के जरिए खरीदी गई है और अब उनकी कुल हिस्सेदारी 4.99% से बढ़कर लगभग 5.01% हो गई है। और अंत में फीएम इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सेफ इंडिया ने लगभग 1.6 लाख शेयर्स ओपन मार्केट के जरिए खरीदे हैं। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। मारुति पर आज ये खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 7,690 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट स्ट्रैटेजी में 8,000 रुपए का है। आगे बढ़ते हैं, अनुराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन आज हीरो मोटो खरीदने की है। खरीदारी की रिकमेंडेशन यहां पर भी है, 2570 रुपए 85 पैसे के पास की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी। स्टॉप लॉस 2450 का और टारगेट आपको 2800 का इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग ओएनजीसी को खरीद कर चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 158 रुपए का, टारगेट 168 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। चलिए आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स क्या राय अपनाकर चल रहे हैं, उनकी क्या राय है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुकी हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कहाँ रहेगी आज बाजार पर नजर, क्या रणनीति अपनाई जाए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो आज क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 2 मैं लेवल्स दे रही हूँ, वो याद रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली फॉलो भी करना पड़ेगा। जैसे निफ्टी के लिए मुझे लगता है कि जो क्रिटिकल रेंज है वो 16,400 से 16,500 का है। निफ्टी अगर ड्यूरिंग द डे 16,500 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो ही इसमें फ्रेश खरीदारी करने का मैं सजेशन दूंगी, नहीं तो अवॉइड करूंगी। 16,400 के नीचे, 16,400 390 के नीचे अगर सस्टेन करने लगेगा तो इसमें फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो सकता है। तो लेवल याद रखना पड़ेगा और लेवल्स के आसपास ही जाने के बाद ही, लेवल्स के ऊपर या नीचे जाने के बाद ही नया पोजीशंस मैं सजेस्ट करूंगी। इन बिटवीन अगर ट्रेड करता रहेगा कि 16,400-500 के बीच में अगर ऑसिलेट करेगा तो निफ्टी को अवॉइड करना है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि जैसे निफ्टी का 100 पॉइंट का रेंज था, बैंक निफ्टी का 400 पॉइंट का रेंज है, जिसमें कोई ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। 34,800 लोअर साइड एंड 35,200 ऑन दी हायर साइड, तो ये जो लेवल है इसके बीच में बैंक निफ्टी अगर ऑसिलेट करेगा तो मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगी। 35,200 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो ही वहाँ पे फ्रेश बाई पोजीशन लेके देखा जा सकता है, तब जाके 35,600 35,800 तक का भी रैली पॉसिबल हो सकता है बैंक निफ्टी में।
और अगर 34,800 के नीचे चला जाता है ड्यूरिंग द डे और उससे नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर शॉर्ट पोजीशंस भी वहाँ पे क्रिएट होगा। 400-500 पॉइंट का करेक्शन वहाँ से एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो रेंज के अकॉर्डिंगली अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ही ट्रेड में सजेस्ट करूंगी। इन बिटवीन अगर ऑसिलेट करेगा तो अवॉइड कीजिए। ठीक है, सिमी जी ये भी बता दीजिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक मैं 2 स्टॉक देख रही हूँ। एक तो ऑटो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, सारे ऑटो में कल मोमेंटम था। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को चूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ क्योंकि जैसा कंसल्टेशन के बाद इसमें कल ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1100 के आसपास जाके सेटल करने वाला है। 1070 का पहला टारगेट, 1095 का दूसरा टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को खरीद कर चलने का सलाह होगा 1015 का स्टॉप लॉस के साथ। और एक सेल कॉल भी मेरे रडार पर रहेगा। यूपीएल में कल एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो यूपीएल में मैं सेल करके चलने का सलाह दूंगी। 760 का स्टॉप लॉस ऑन दी अपसाइड और नीचे टारगेट रहेगा 733 का पहला, 725 का दूसरा। तो एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से आज के लिए। पॉइंट टेकन। सिमी जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। कमोडिटी बाजार की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की रणनीति। आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर बताइए, सोना चांदी एक बार फिर से दायरे में, आज क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे लग रहा है सोने में वापस तो थोड़ी बहुत प्रेशर यहाँ पे बढ़ सकता है। जेनेट येलेन ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है यूएस के, उन्होंने रिसेंटली ये बताया हुआ है कि इन्फ्लेशन शायद एक्सपेक्टेड है कि वो एलिवेटेड ही रहेगा। सो मुझे लग रहा है आज इंट्राडे में बेच के ही काम करना चाहिए। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 51,250 पे बेचे, 51,350 स्टॉप लॉस एंड 51,000 इज टारगेट। द फोकस विल बी ऑन इन्फ्लेशन विच विल कम ऑन दिस फ्राइडे। कच्चे तेल पे क्या किया जाए? अभी भी अपने आप को टिकाए हुए 3 महीने के हाईज के पास, 3 महीने के हाईज के पास है, लेकिन आज जो एपीआई की इन्वेंटरीज आई थी अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी वहाँ पे है, थोड़ी बहुत इन्वेंटरी बढ़ के आई है वहाँ पे। सो दैट्स पुटिंग प्रेशर ऑन प्राइसेस। 120 के ऊपर नहीं जा रहा। जून कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पे अगर मिले 9200 के आसपास बिकॉली करनी चाहिए। 9270 इज अ स्टॉप लॉस एंड 9000 इज अ टारगेट। और मेटल्स में बता दीजिए कहाँ नजर रहेगी आज आपकी? कॉपर में मुझे लग रहा है कि बिकॉली बढ़ सकती है। 800-805 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। जून कॉन्ट्रैक्ट अगर 795 के आसपास मिले, 800 के स्टॉप लॉस से 785 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकॉली की जा सकती है। ओके जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में, नॉन एग्री स्पेस में खासतौर से कहाँ है कमाई के मौके। आगे बढ़ते हैं और एफआईआर का वक्त हो गया है। एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किन शेयरों में ब्रोकरेजेस की तरफ से दर्ज की गई है आपको बता देते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू, इस पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का आउटलुक लेकर चल रहे हैं, टारगेट है 650 का। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म का स्टैंड है 440 के टारगेट के लिए। अब बारी आती है इंडसइंड बैंक की। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंड है 1300 के टारगेट के साथ और क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म का आउटलुक लेकर चल रहे हैं 1150 के टारगेट के लिए। वही कोल इंडिया, इस पर क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है, टारगेट 250 का है।